नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। होपफुली आपकी लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने फ्लक्स की स्टडी की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा और गॉस लॉ की एक नींव रखी है। ठीक है, तो आज हम पहले इंटीग्रल ई डॉट डी ए से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, सो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक शीट लिया है और हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे कुछ इसके परपेंडिकुलर होगा, जिसे मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में किसी शीट को दिखाया है, जो कि यहाँ पे इसकी एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। मैं आपको इसे एक डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सपोज दैट दिस इज योर शीट, ये शीट है हमारा और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, जो कि फील्ड लाइंस की कैसे जा रही है, इसके परपेंडिकुलर इंटर कर रही है। इसकी दो फेसेस हैं, एक सरफेस देखिए हम ये देख रहे हैं, आफ्टर दैट इसके पीछे भी एक सरफेस उपस्थित है और हम देखते हैं कि इन दोनों के एरिया वेक्टर कैसे होंगे, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, जिसे हम गॉस लॉ में बहुत यूजफुल बात जानेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बात करूं तो इसके दो फेसेस हैं, जैसा कि हमने देख लिया है 3D व्यू में। तो अगर हम बैक फेस की बात करें तो क्या उसमें उस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा और उसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्या वो ऐसे होगी, है कि नहीं। और इन दोनों के बीच के अगर मैं एंगल की बात करूं, अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो थीटा कितना आता है, तो यहां पे हम देखते हैं कि 180 डिग्री थीटा फॉर दिस कंडीशन। आई मीन अगर मैं दिखाना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रही है, तो यहां के लिए कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। वहीं मैं बात करूं अगर इसी फिगर को लेकर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रही है मेरे सामने, हाँ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, क्या ऐसे होगी। आप देख रहे हैं, ये देखिए सरफेस से परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो देखते हैं सेकंड केस की बात करूं, माने कि ये बैक सरफेस के लिए बात हुई है, फॉर बैक सरफेस, है कि नहीं। और अगर मैं फ्रंट सरफेस की बात करूं तो हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। दैट मींस हम यहां पे देखते हैं कि थीटा जो आता है क्या वो 0 डिग्री पे है, राइट है ना। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि आखिर फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स इज द एरियल और द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमें इसका डिनोशन की बात करूं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि E डॉट डी ए विच इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स टू द सरफेस। ओके, तो आइए हम बात करते हैं, देखें क्या। तो अगर हम इस शीट से बात करें कि कितना फ्लक्स संबद्ध है, तो आइए देखते हैं होगा क्या। तो अगर हम बैक सरफेस के लिए बात करें, बैक सरफेस को हम S1 से दिखाते हैं, उनके लिए E डॉट डी ए लिखेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। और टोटल फ्लक्स अपन लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रंट सरफेस के लिए तो क्या है E डॉट डी ए, इसके भी लिए लिखेंगे अपन। ओके, आप नोट कर लीजिए, अपन थोड़ा इधर रब करके आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। सो कुछ छोटी छोटी डेटा मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो हमने ये देखा, दिस इज द फाई टोटल विच इज लिंक्ड टू दिस क्लोज्ड सरफेस। तो आइए इसी फाई टोटल की हम कैलकुलेशन यहां पे करते हैं। अपन थोड़ी से बाउंड्री से घेर दें, जिससे कुछ चीजें मिक्सअप ना हो जाए और अपने कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे क्लियर रहें। तो आइए देखते हैं क्या होता है कि अगर मैं बात करूं फाई टोटल की,
तो फाई टोटल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है डीए, और मैंने बात की है कि S1 क्या मैंने बैक सरफेस को कहा है, फ्रंट सरफेस को क्या मैंने S2 कहा है। हमें पता है E डॉट डीए के बीच में इसमें 0 डिग्री है। वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है। तो आइए देखते हैं कि इंटीग्रल E डॉट डीए को E a cos 180 डिग्री, दैट मीन्स cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपन जानते हैं, -1 होती है। ओके, प्लस क्या फाई ऑफ ई डी ए cos 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो अपन अगर इसको जोड़ें तो क्या ये 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। सोचिए, जितना प्लस में दिया गया है अगर उतना माइनस में है और उन्हें हम समेशन कर रहे हैं तो फाई टोटल हम 0 पाते हैं। ओके, मतलब क्या सीखे हम यहां से, ये देखने की कोशिश करें कि क्या जो यहाँ पे शीट बना था, जितनी फ्लक्स लाइन अंदर गई उतनी फ्लक्स लाइन बाहर निकल गई, मतलब टोटल फ्लक्स linked to this surface will be 0, that we have proved exactly equal to 0. Okay, ठीक है। तो अपन थोड़ी गॉस लॉ की चर्चा करते हैं। हालांकि ये बहुत प्रचलित गॉस लॉ है, अर्थात बोर्ड में हर साल इससे एक ना एक प्रॉब्लम आते रहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। गॉस लॉ इज मच मोर फेवरेट फॉर IIT JEE आल्सो। ओके, तो लेट अस सी हाउ एंड व्हाट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। ओके, होता क्या है पहले हम बात करेंगे। तो ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वह उसमें उपस्थित चार्ज का 1/ε टाइम होता है। अच्छा, होता क्या भाई, हम पहले देखते हैं कि जो फ्लक्स टोटल लिंक्ड टू एनी क्लोज्ड सरफेस, ओके, क्लोज सरफेस से जो लिंक होता है फ्लक्स, वो कहते हैं कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस का 1/ε0 टाइम्स। अच्छा, ε0 क्या होता है हमें पता है, ये क्या होता है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, राइट है। ओके, तो ये परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। एम आई राइट। ओके, देखते हैं। तो दिस इज द फ्लक्स फॉर्मूला। अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें, जैसा कि हमने प्रीवियसली सीख रखा भी है कि द टोटल फ्लक्स लिंक्स टू द क्लोज सरफेस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डीए, जो कि बराबर होगा किसके, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस। इसीलिए मैं क्यू इन बार बार लिख रहा हूं, मतलब इनसाइड द सरफेस। अच्छा, थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट अपन करेंगे, होता क्या है, इनसाइड द सरफेस। ओके, मतलब समझे, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा रब करते हैं अपन यहां पे, इसे आप नोट जरूर कीजिएगा। अर्थात हम समझे, यहां पे मैं एक बंद सरफेस लेता हूं पहले, ठीक है। इसके अंदर कुछ चार्जेस देखते हैं, Q1 माइनस Q2 Q3 Q4, कुछ चार्जेस अपन बाहर भी ले लेते हैं, राइट है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके लिए फ्लक्स लिखने की बात करूं तो क्या होगा उसे देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स टोटल लिंक्ड विद दिस सरफेस, जैसे हम फाई से डिनोट करूं, तो क्यू इन, तो आप सोचिए क्या होगा क्यू इन, क्या सारे चार्जेस होंगे जितने मैंने लिखे, या केवल वही चार्जेस होंगे जो सरफेस के अंदर उपस्थित हैं। तो केवल वही चार्जेस होंगे जो सरफेस के अंदर होंगे, इसीलिए मैंने सिग्मा क्यू इन लिखा है। तो आइए सिग्मा क्यू इन का मतलब समझते हैं, ठीक है। दैट मीन्स Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 का एप्सिलॉन टाइम्स। दिस इज मच इजियर मेथड to solve or to find out the flux linked to the
क्लोज सरफेस। अच्छा, अगर मैं लगे हाथ एक प्रॉब्लम करने की बात करूं तो आप सोचिए, सबसे पहले एक बात बताइए, क्या हमने जो फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा, क्या इसमें कोई एरिया का टर्म है? नहीं है। क्या कोई एरिया का टर्म है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अर्थात समझें कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया। यह केवल किस पे डिपेंड करता है? ये तो कांस्टेंट ठहरा, तो सिर्फ क्यू इन। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स अपन देखते हैं वह केवल और केवल उनमें उपस्थित चार्जेस पे बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस एक छोटा सा प्रॉब्लम अगर देखते हैं तो मैं बात करूं यही कि इट इज एरिया इंडिपेंडेंट होता है। यह क्या होता है? एरिया इंडिपेंडेंट होता है फ्लक्स। अगर मैं बात करूं एक स्फीयर लेकर, ओके, विच इज रेडियस ऑफ, अगर मैं बात करूं इसकी रेडियस की, तो इसको ए रेडियस का मान लेते हैं, और एक बड़ा स्फीयर, ठीक है, एक अपन बड़ा स्फीयर की थॉट प्रोसेस जनरेट करें। ये स्फीयर है, इट इज नॉट अ सर्कल, ओके। अगर अपन बात करें तो ये बी हुआ और ये हुआ ए, राइट। और इसके सेंटर पे क्या रखा है? ये क्यू नाम का चार्ज रखा है। इस सरफेस को S1 कह देता हूँ, इस सरफेस को S2 कह देता हूँ। अगर मैं बात करूं कि इसमें कितना फ्लक्स उपस्थित है, तो मैं देखता हूं कि जो भी फ्लक्स इसमें उपस्थित होगा S1 में, क्या वो S2 में होगा? आप खुद सोचिए, अगर इसके सेंटर पे मैं टॉर्च जलाऊं तो क्या बड़े गोले से जितनी रोशनी जाएगी, क्या उतने छोटे गोले से जितनी रोशनी जाएगी, क्या उतनी ही बड़े गोले से जाएगी? आप खुद सोचिए, जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारे S1 से जितनी गुजरेंगी उतने सारे के सारे S2 से भी गुजरेंगी। आप खुद एज्यूम कीजिए, मतलब जितनी एनर्जी इसमें है उतनी एनर्जी इसमें है। अर्थात S1 और S2 की फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स ऑफ S1 फ्लक्स ऑफ S2 इज इक्वल टू 5, मतलब दोनों के सेम होंगे। और भी समझे, क्या S1 के अंदर सिर्फ क्यू नॉट चार्ज है, तो S1 का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5S1। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन हो गया। अगर वहीं हम S2 की बात करें तो S2 के अंदर भी देखिए क्यू नॉट है, तो सिंपल अपन इससे अगर फ्लक्स फ्रॉम S2 की बात करूं तो ये सिर्फ क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होगा। दैट मींस ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉस थ्योरम। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में से जरूर से शेयर करें। हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।